नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक थर्मल फिजिक्स में हमारे पास है वंडर वॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। काफ़ी क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आज इसको हम कवर करेंगे। तो जो चीज़ें आज कवर करनी है, हम एक्सपेरिमेंटल कर्व भी देखेंगे वंडर वॉल इक्वेशन के लिए। तो सो लेट्स हैव अ क्विक ग्लैंस। फर्स्ट वी विल सी इंट्रोडक्शन, देन वी विल सी करेक्शन इन प्रेशर। ठीक है, हम प्रेशर करेक्शन देखेंगे, समझ में आया चीज़ें। देन वी विल सी करेक्शन इन वॉल्यूम, और इन दोनों करेक्शंस को हम आइडियल गैस इक्वेशन में अप्लाई करेंगे और एक रियल गैस इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, जिसको हम वंडर वॉल इक्वेशन बोलते हैं। और दिस गैस इज वैलिड फॉर ऑलमोस्ट ऑल रियल गैसेज, वेदर इट इज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो वंडर वॉल इक्वेशन को डेराइव करने के बाद वी विल सी डिस्कशन ऑफ वंडर वॉल्स इक्वेशन। ठीक है, हम थ्योरेटिकल डिस्कशन देखेंगे एंड देन वी विल कंपेयर विद द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। समझ में आया चीज़ें। हम एक्सपेरिमेंटल कर्व और थ्योरेटिकल कर्व को कंपेरिजन करेंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, काफ़ी सिंपल टॉपिक है। ठीक है, आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखो, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ा। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे। हमने एंड्रूज एक्सपेरिमेंट और कार्बन डाइऑक्साइड भी देखा, एमेगेट्स एक्सपेरिमेंट, रेनॉल्ट एक्सपेरिमेंट हमने देखा। और हमने इन गैसेज में इन एक्सपेरिमेंट्स में देखा था कि दीज एक्सपेरिमेंट्स में कि जो रियल गैस है ना, इट शोज डेविएशन। कहाँ से? आइडियल गैस से क्या शो करता है? डेविएशन शो करता है। ठीक है, तो हमारे पास जो रियल गैसेज है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। ठीक है, तो इनके बिहेवियर को शो करने के लिए क्या होना चाहिए? कोई इक्वेशन तो होना चाहिए। समझ में आया? ठीक है, अब जैसे आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू म्यू आर टी, ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है। ठीक है ना। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, तो ये सारी क्या होती हैं? रियल गैसेज होती हैं। तो इनके बिहेवियर को शो करने के लिए हमें क्या चाहिए? इक्वेशन चाहिए। समझ में आया? तो सबसे पहले इस मतलब आई वोंट से सबसे पहले, ठीक है ना, तो काफ़ी लोगों ने क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली रियल गैसेस के बिहेवियर को शो करने के लिए इक्वेशंस दी। लेकिन जो सबसे सक्सेसफुल इक्वेशन थी वो किसने दी थी? जोहानस डाइडेरिक वंडर वॉल। इन्होंने सबसे पहले जोहानस डाइडेरिक वंडर वॉल ने इक्वेशन दी थी। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जो सक्सेसफुली, है ना, डेमोन्स्ट्रेटेड द रियल बिहेवियर और से बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस। ठीक है, और इन्हीं इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1910 में, है ना। समझ में आई चीज़ें। तो वंडर वॉल ने क्या रिकॉग्नाइज किया? उन्होंने कहा देखो, जो आइडियल गैस इक्वेशन है, तो ये तो एक आइडियल गैस इक्वेशन, तो एक आइडियल गैस है हमारे पास। ठीक है, समझ में आया। तो ये तो इट इज़ वैलिड ओनली एट हाई प्रेशर, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो। समझ में आया? सॉरी, प्रेशर जब क्या हो? प्रेशर बहुत ज़्यादा लो होता है हमारे पास। ठीक है, तो जब प्रेशर क्या हो? बहुत ज़्यादा लो हो, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो, तभी आइडियल गैस इक्वेशन वैलिड होती है। समझ में आया? ऑल अदर टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स ये इक्वेशन वैलिड नहीं होती है। तो ये दिस इक्वेशन एक्चुअली फेल्स। ठीक है ना। तो उन्होंने कहा बिकॉज इट इग्नोर्स टू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जो वंडर वॉल वो जो आइडियल गैस इक्वेशन है, ये हाई प्रेशर पर, ठीक है ना, और लो टेम्परेचर पर इसलिए फेल हो जाती है बिकॉज इट इग्नोर्स टू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। फर्स्ट क्या? मॉलिक्यूल्स ऑफ फाइनाइट साइज। ठीक है, समझ में आया। तो देखो, जब हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा था तो उसने कहा था कि भाई जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे डू नॉट हैव एनी साइज, दे आर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, है ना। पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया और इनका कोई वॉल्यूम नहीं होता, ऐसा माना। जबकि रियलिटी में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स ऑफ फाइनाइट साइज, ठीक है ना, एंड दे ऑक्यूपाई सम वॉल्यूम, तो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। तो पहला जो इग्नोर किया था फैक्ट, पहला तो ये था। दूसरा क्या इग्नोर किया था? कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होंगी, ठीक है ना, इंटरेक्शन होगा ही नहीं एक्सेप्ट कोलिजन। ये आइडियल गैस केस में हमने लिया था। लेकिन रियलिटी में क्या होता है? रियलिटी में मॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। देयर आर इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है। ठीक है ना। अट्रैक्शन इज देयर एट मॉडरेट डिस्टेंस एंड रिपल्शन एट वेरी क्लोज डिस्टेंस। समझ में आया? तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो इग्नोर कर दिए थे आइडियल गैस इक्वेशन में। लेकिन वंडर वॉल ने क्या किया? इन दोनों फैक्ट्स को अकाउंट में लिया, और इन दोनों फैक्ट्स को अकाउंट में लेने के बाद आइडियल गैस में करेक्शंस की उसने, और उससे क्या निकाला? एक रियल गैस इक्वेशन निकाली, जिसको उनके नाम से जाना जाता है, वंडर वॉल गैस। समझ में आई चीज़ें? ठीक है, तो पहला करेक्शन देखो उन्होंने क्या किया। पहला करेक्शन इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, है ना। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन की आज इसको हम प्रेशर करेक्शन भी बोलते हैं। तो इसी पॉइंट में इन्होंने करेक्ट किया। ठीक है ना। अब आइडियल गैस क्या मानता है? कि देयर आर नो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, बट इन रियल गैसेस इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इज देयर बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो आइडियल गैस में क्या? मॉलिक्यूल्स में कोई फोर्स नहीं एग्जर्ट करता। रियल गैसेस में मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है। ठीक है ना। समझ में? अट्रैक्टिव फोर्सेज होती है एट मॉडरेट डिस्टेंस, और काफ़ी क्लोज हो जाए तो रिपल्सिव होता है। अब देखो ध्यान से, देखो, अ मॉलिक्यूल वेल इनसाइड द वेसल। अब एक मॉलिक्यूल है ना। इफ इट इज वेल इनसाइड द वेसल, कहने का मतलब देखो क्या है। अभी ये मेरे पास कोई एक मॉलिक्यूल हो गया, ये कंटेनर हो गया, ठीक है, और यहाँ क्या है? एक मॉलिक्यूल है। तो इस पर चारों इसके जो आसपास के मॉलिक्यूल्स होंगे वो उस पर क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात? चारों तरफ से, इन द बुल्क। ठीक है, बल्क में जब ये होगा तो इट विल बी अट्रैक्टेड, ठीक है ना। जब एक मॉडरेट डिस्टेंस पर होगा तो इट विल बी अट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल साइड्स। तो मॉलिक्यूल जो इनसाइड है वेसल के अंदर, ठीक है ना, तो हम इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन को तो अकाउंट में ले रहे हैं, तो हम उसी को समझने का प्रयास करें, तभी हम प्रेशर में करेक्शन कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो, तो मॉलिक्यूल यदि बल्क के अंदर है, मतलब कंटेनर में बिल्कुल टोटली इट इज वेल इनसाइड द वेसल, तो इट विल बी अट्रैक्टेड बाय अदर मॉलिक्यूल्स इन ऑल डायरेक्शंस।
ठीक है ना, विद द सेम फोर्स, सारी फोर्सेस सेम डायरेक्शन से, तो जो नेट फोर्स होगा इस पर वो तो जीरो आ जाएगा, इट इज ओबीवियस, ठीक है ना। तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं, तो मोलिकुलर अट्रैक्शन होगा इस केस में क्या होगा, बैलेंस्ड होगा, ठीक है ना। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब देखो यदि कंटेनर जो है इसको हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब मॉलिक्यूल जो नियर द वॉल है, अब देखो ये मॉलिक्यूल नियर द वॉल हो गया, ठीक है ना। तो ये जो मॉलिक्यूल हो गया है ना, इस पर जो फोर्स होगा वो अनबैलेंस्ड होगा, क्योंकि इट इज़ अट्रैक्टेड बाय दिस मॉलिक्यूल, इट इज़ अट्रैक्टेड बाय दिस मॉलिक्यूल, है ना। ये मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेगा, ये मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गई, ये वॉल हो गई, ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूल है इस पर कौन अट्रैक्ट कर रहा है, ये 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 और ये, यानी इनवर्ड पुल करने की कोशिश कर रहे हैं, समझ में आया, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, वॉल, और इस मॉलिक्यूल, इस वाले मॉलिक्यूल को अंदर की तरफ खींचेंगे, इस वाले मॉलिक्यूल्स को अंदर की तरफ खींचेंगे, ठीक है। तो जो प्रेशर होगा, ठीक है ना, प्रेशर होगा, जो ये मॉलिक्यूल्स प्रेशर एग्जर्ट करेंगे तो वो तो कम होना चाहिए, लेस, समझ में आया मैंने क्या कहा। तो रियल गैसेस की मैं बात कर रहा हूँ। देखो रियल गैसेस में हमने अभी क्या लिया, हमने इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस लिया, ठीक है ना, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन हमने लिया। तो हमने देखा यदि इंटरमोलिकुलर हम अट्रैक्शन ले रहे हैं तो देखो जो मॉलिक्यूल्स बाउंड्री पर प्रेजेंट है ना, उन पर ना इनवर्ड फोर्स लग रहा है ना, तो अंदर की तरफ खींचेंगे, इनवर्ड पुल लगेगा, तो जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वॉल पर वो क्या करेंगे, कम करेंगे, समझ में आई बात, ठीक है। पहली तो बात है। दूसरा, यदि आइडियल कंडीशन होती तो मोलिकुलर अट्रैक्शन हम खत्म कर देते तो ये अंदर की तरफ नहीं खींचता, इनवर्ड पुल नहीं होता, समझ में आया। तो यहाँ पार्टिकल जो होगा वो इनवर्ड नहीं खींचेगा, अंदर की तरफ नहीं खींचेगा, तो वो क्या होगा, ज़्यादा फोर्स लगाएगा इन उस केस में, जिस केस में, उस केस से जिस केस से ये अंदर की तरफ खींचेगा, समझ में आया, ठीक है। तो यही है कि जो मॉलिक्यूल वॉल के पास होगा, सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स उसको अंदर की तरफ खींचेंगे, जिससे फोर्स जो होगा ना वॉल पर वो कम लगेगा, यानी प्रेशर कम लगेगा आइडियल गैस से, या हम कहें आइडियल प्रेशर से कम लगेगा, ठीक है। तो मोलिकुलर इंट्रैक्शन क्या करता है, डिक्रीज इन कोजेज अ डिक्रीज इन प्रेशर। तो मैं यदि कह सकता हूँ जो आइडियल गैस में की केस में कि आइडियल गैस में यदि प्रेशर पी आई है और रियल गैस में प्रेशर पी आर है, ठीक है ना, और लेट अस अज्यूम कि ये मेरे पास पी, ठीक है ना, सम प्रेशर, कुछ प्रेशर कम होगा, ठीक है ना, आइडियल गैस में ना, ये आइडियल गैस में प्रेशर ज़्यादा लगेगा, ठीक है, समझ में आया, ये होगा। और ये क्या होगा, रियल गैस का प्रेशर होगा, ठीक है। तो यानी रियल गैस के प्रेशर, समझ में आया, ये मैंने कैसे लिखा, ठीक है। सो जो रिडक्शन हो रहा है ना प्रेशर में इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो रिडक्शन प्रेशर में। तो ये जो पी है ना, पी जो प्रेशर में रिडक्शन होगा, या मैं कहूँ रियल गैस के प्रेशर में तो रिडक्शन हुआ, तो पी आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, आइडियल गैस के प्रेशर में से मैं पी हटा सकता हूँ, समझ में आया, ठीक है। तो आइडियल गैस के केस में प्रेशर ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो उसका टोटल प्रेशर मैंने क्या, मान लो कुछ रियल गैस का कुछ होगा प्लस के सम करेक्शन इज देयर, ठीक है, पी। अब देखो तो जो रिडक्शन होगा प्रेशर में, ठीक है ना, ये जो पी होगा इसको मैं कैसे निकालेंगे भाई। देखो यहाँ जितने ज़्यादा मोलिक्यूल्स है ना, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, या मैं कहूँ नंबर डेंसिटी स्ट्राइकिंग द वॉल, ठीक है भाई। वॉल पर जितने ज़्यादा मोलिक्यूल्स स्ट्राइक करेंगे, एक तो उस पर डिपेंड करेगा, तो पी जो होगा उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, नंबर डेंसिटी पर, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस पर स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम पुलिंग देम इनवर्ड, और कितने उसको अंदर की तरफ खींच रहे हैं, समझ में आया। तो दोनों केसेस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नंबर डेंसिटी पे, ठीक है, समझ में आया। तो मैं इसको कह सकता हूँ प्रोपोर्शनल है ये इसके, ठीक है, कोई डाउट है, या हम इसको समझे। देखो पी जो होगा रिडक्शन होगा प्रेशर में, तो भाई कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम स्ट्राइक कर रहे हैं वॉल पर, ठीक है, पहला तो वो। दूसरा, ठीक है, और जितने ज़्यादा स्ट्राइक करेंगे वॉल पर उतना ही तो ज़्यादा प्रेशर होगा, समझ में आया। और जितना और कितने मॉलिक्यूल्स इसको इनवर्ड खींच रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा, तो वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो इसलिए एन अपॉन में v² मैंने लिखा है, ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारे पास आ गया, तो प्रेशर में करेक्शन हो गया, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको ये मैंने लिखा, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखो n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू में एवोगैड्रो नंबर, ऐसे भी लिखा जाता है ना, समझ में आया। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू में एवोगैड्रो नंबर। तो देखो एवोगैड्रो नंबर तो जनरली कांस्टेंट होता है, तो मैं इसको प्रोपोर्शनल क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, और ये स्क्वायर आ गया, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दो, हम कांस्टेंट ले लो, तो ये मेरे पास कोई कांस्टेंट आ गया, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स स्क्वायर अपॉन में v², ठीक है। अब देखो काफ़ी बुक्स में ना नंबर ऑफ मोल्स को n से भी लिखा गया है, तो वो आप पर डिपेंड करता है आप उसको कैसे लेते हैं, मैंने म्यू से लिखा हुआ है, ठीक है, ताकि देखो कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि नंबर डेंसिटी को भी ना हमने n से लिखा है, ठीक है, समझ में आया। तो नंबर डेंसिटी, ठीक है, तो बोथ आर प्रोपोर्शनल टू द नंबर डेंसिटी, देयरफॉर तो प्रेशर में करेक्शन आ गया, ये आ गया, है ना। तो ए हमारे पास क्या है, सम कांस्टेंट दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, मेजर ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, है ना। ए इज अ मेजर ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, ध्यान रखना,
उसी से तो हमने बिकॉज ऑफ वी टेक इनटू अकाउंट इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, दैट्स व्हाई द करेक्शन इन प्रेशर इज देयर, ठीक है ना। और किस तरीके का इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, वो गैस पर निर्भर करता है, हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, ठीक है। तो देखो आइडियल गैस का प्रेशर मैं यदि लिखने लगूँ तो आइडियल गैस का प्रेशर क्या होगा, ये तो रियल गैस का प्रेशर हो गया P प्लस ए म्यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है। रियल गैस का प्रेशर मुझे कुछ लिखना तो आइडियल गैस के केस में से घटाना पड़ेगा, ये तो होता है, ठीक है। ऐसे लिखूंगा नहीं तो फिर तो मैं, ठीक है, रियल गैस का प्रेशर कम होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस। आइडियल गैस का ज़्यादा होता है, देखो तभी तो टर्म प्लस हुई है यहाँ पे, समझ में आई चीज़ें, तो ध्यान रखना। तो प्रेशर में हमने करेक्शन कर लिया, अब हम करेक्शन किस में करेंगे, अब हम करेक्शन करेंगे वॉल्यूम में, ठीक है। नाउ वी विल सी करेक्शन इन वॉल्यूम, ठीक है। तो फाइनाइट मोलिकुलर वॉल्यूम, पहले क्या मान लिया गया था कि भाई पार्टिकल्स जो होते हैं दे आर पॉइंट साइज, है ना, उनका कोई वॉल्यूम ही नहीं होता। अब उनका कोई वॉल्यूम नहीं होता तो दे डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस, ऐसा मानते हैं। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, मोलिक्यूल्स हैव सम वॉल्यूम, तो इफ दे हैव सम वॉल्यूम देन दे ऑक्यूपाई सम स्पेस, तो उसको हमको ध्यान में लेना होगा, बिल्कुल, ठीक है। तो आइडियल गैस इक्वेशन की यदि बात करें तो मोलिक्यूल्स को हम पॉइंट मासेस मानते हैं जिनकी कोई वॉल्यूम नहीं होती, लेकिन रियलिटी में मोलिक्यूल्स स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, दे हैव सम एक्चुअल वॉल्यूम, ठीक है ना। सो द एक्चुअल वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मोलिकुलर मोशन इज लेस देन द कंटेनर वॉल्यूम, ठीक है। अब एक कंटेनर हो गया हमारे पास, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर कुछ मोलिक्यूल्स, मैंने एक मोलिक्यूल ये लिया, एक मोलिक्यूल ये लिया, एक मोलिक्यूल ये लिया और एक मोलिक्यूल ये लिया, ठीक है ना। अब देखो तो जो अवेलेबल वॉल्यूम, अब इस कंटेनर की जो वॉल्यूम है सपोज, वो इस कंटेनर की वॉल्यूम क्या ले ली मैंने, सपोज V, ठीक है। अब मैं यदि इस मोलिक्यूल के लिए आपसे पूछूं कि ये मोलिक्यूल कितने वॉल्यूम स्पेस में फ्रीली मूव कर सकता है, लेकिन आप ध्यान से देखो इस कंटेनर की वॉल्यूम क्या है V, आप कहोगे कि भाई इस कंटेनर की वॉल्यूम V है तो वो V वॉल्यूम में फ्रीली मूव कर सकता है, नहीं, देखो कुछ स्पेस तो इस मोलिक्यूल ने भी ऑक्यूपाई किया, कुछ स्पेस इस मोलिक्यूल ने ऑक्यूपाई कर लिया, कुछ स्पेस इस मोलिक्यूल ने ऑक्यूपाई कर लिया, तो इस मोलिक्यूल के लिए तो टोटल वॉल्यूम में से कुछ वॉल्यूम हट जाएगी जिसमें ये फ्रीली मूव कर सकता है, समझ में आया। तो जो एक्चुअल वॉल्यूम होगी ना फॉर मोलिकुलर मोशन इज लेस देन द कंटेनर वॉल्यूम, ठीक है ना। तो हम इसको अब करते हैं, तो मान लो कोई दो मोलिक्यूल ले लेते हैं, इफ टू मोलिक्यूल्स एज हार्ड एज स्पेयर ऑफ रेडियस R, है ना, और एक डायमीटर D ले लेते हैं, मोलिक्यूल हो गया हमारे पास, रेडियस कितनी होगी R होगी, डायमीटर कितना हो गया D हो गया, ठीक है। अब देखो सेंटर ऑफ वन मोलिक्यूल कैन नॉट अप्रोच द सेंटर ऑफ अनदर मोलिक्यूल, ठीक है ना, क्लोजर देन अ डिस्टेंस D। अब यदि आप यहाँ ध्यान से देखो, यदि मैं ये दो पार्टिकल ऐसे टच कर दें तो इन दोनों के सेंटर R हो गया, है ना, ये तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी होगी D, समझ में आया। अब ध्यान से देखना, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या होगी D, तो क्या ये मोलिक्यूल इस D डिस्टेंस से और पास में आ सकता है इसके, नहीं, समझ में आया मैंने क्या कहा, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो जो ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, ये होगी D, या डायमीटर कहूँ क्योंकि ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है तो मैं D कह सकता हूँ, ठीक है ना। तो यदि मैं इसको सेंटर मान लूँ, ठीक है, और एक रेडियस इसको ऐसे मैंने यहाँ पर क्या किया, D डिस्टेंस से एक वो स्फीयर बनाया, इसको हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बोलते हैं, है ना, या स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बोलते हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में दिया, आपने पढ़ा वहाँ भी ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो ये जो सेंटर है, ये सेंटर क्या इस वॉल्यूम में आ सकता है, इस वॉल्यूम में ये सेंटर, ये वाला जो ए सेंटर है, क्या इस जो मैंने शेडेड पोर्शन क्या इस वॉल्यूम में आ सकता है, नहीं आ सकता। तो इट मीन्स इस मॉलिक्यूल के लिए ना ये वाली वॉल्यूम क्या हो गई, एक्सक्लूडेड हो गई, इसलिए इसको एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहा गया। ये जो सेंटर है उस मॉलिक्यूल का, ये इस स्पेस में बिल्कुल भी नहीं आ सकता, ठीक है ना, इसके बाहर ही रहेगा, ठीक है। तो ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम हो गई, ठीक है ना। तो आप समझ में आया, नहीं तो कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि बस इसका ही वॉल्यूम घटाते हैं मोलिक्यूल का ही, समझ में आया, ठीक है। हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ले रहे हैं। तो अब हमने यहाँ से देखो क्या समझे हम इससे, जो रीजन ऑफ रेडियस D है ना, ये ठीक है, इस पूरे स्फीयर के लिए तो ये D होगा, ठीक है। अराउंड ईच मोलिक्यूल इज एक्सक्लूडेड फॉर द सेंटर ऑफ एनी अदर मोलिक्यूल, इस मोलिक्यूल के लिए ना ये जो पूरा ये स्पेस है ये क्या है, एक्सक्लूडेड है, ठीक है, समझ में आ गई चीज़ें। अब देखो इस एक्सक्लूडेड स्फीयर का वॉल्यूम यदि मैं पूछूं आपसे, तो स्फीयर है सिंपली क्या होगा, 4/3 पाई R क्यूब, रेडियस है D है, D क्यूब आ गया, D हमारे पास 2 × R है, तो 4/3 पाई 8 R क्यूब, ठीक है, समझ में आया। और ये सिंपली क्या होगी, ये तो क्या होगी, एक मोलिक्यूल की वॉल्यूम, ठीक है ना, समझ में आया। तो हमारे पास VS एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है ये, ठीक है ना, या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ एक्सक्लूजन, ठीक है ना, एक्सक्लूड कर दिया, तो वॉल्यूम ऑफ एक्सक्लूजन इज कॉल्ड द स्फीयर ऑफ एक्सक्लूजन एंड इट्स वॉल्यूम इज 8 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है, 8 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो अब देखो यदि मेरे पास एक कंसीडर है स्पेस ऑफ वॉल्यूम भी, एक कंटेनर ले लो, ठीक है, समझ में आया, और इसकी कंटेनर की वॉल्यूम कितनी है V, समझ में आया, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं N। अब देखो एक पार्टिकल है, उसमें एक पार्टिकल है, सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल की मैं बात करूं तो उसके लिए ये पूरा स्पेस है वो कहीं भी जा सकता है इस पूरे स्पेस में, एक सिंगल पार्टिकल ये वाला,
कहीं भी घूम सकता है इस पूरे इसमें, ठीक है। जब दूसरा आ जाएगा सेकंड मॉलिक्यूल, तो जब ये सेकंड मॉलिक्यूल आ गया तो क्या होगा, इस पूरे में से इस फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल की वॉल्यूम घटानी पड़ेगी, ये वाली इस ठीक है, समझ में आया। तो वो वॉल्यूम आएगी जिसमें फ्रीली मूव कर सकता है। तो देखो V2 सेकंड वॉल्यूम क्या होगी, टोटल वॉल्यूम में से VS घटाना पड़ेगा, ठीक है ना, स्फीयर ऑफ एक्सक्लूजन, ये हमने सभी समझा, ठीक है, सिंस वन मॉलिक्यूल ऑलरेडी एक्सक्लूड्स, ठीक है। अब देखो ये दूसरे मॉलिक्यूल के लिए होगा, तीसरे मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा, अब एक और मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है, समझ में आया। तो ये दूसरा मॉलिक्यूल था, तीसरा मॉलिक्यूल आ गया, तो अब क्या होगा, पूरे में से इसकी वॉल्यूम घटानी पड़ेगी, इसकी वॉल्यूम यानी 2VS घटाना पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ पार्टिकल लेंगे, ऐसे कोई फोर्थ मॉलिक्यूल आ गया तो उसके लिए V माइनस के 3VS, इन तीनों की वॉल्यूम घटानी पड़ेगी पूरी में से, तभी पता चलेगा कि फोर्थ वाला कितनी वॉल्यूम में फ्रीली मूव कर सकता है। ऐसे ही यदि मुझे nth पार्टिकल, मेरे पास मान लीजिए nth पार्टिकल है, तो मैं उस केस में निकाल सकता हूँ V माइनस के, देखो n माइनस के 1 VS, ठीक है, समझ में आ गया। तो एवरेज वॉल्यूम क्या होगी पर मॉलिक्यूल, भाई एवरेज निकालना पड़ेगा, सभी को जोड़ देंगे हम और अपोन में n, तो जो एवरेज वॉल्यूम आएगी है ना, अवेलेबल टू ईच मॉलिक्यूल इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द इंडिविजुअल वॉल्यूम्स, समझ में। तो हमने एवरेज वॉल्यूम निकाला, ठीक है। तो ये मेरे पास देखो पहले वॉल्यूम, पहले वाले के लिए क्या है, V प्लस V माइनस के VS, ठीक है ना, प्लस V माइनस के 2VS, प्लस प्लस करेंगे तो ये V माइनस के n माइनस के 1 VS, ठीक है, अपोन में n, ऐसे हम निकालेंगे, ठीक है, समझ में। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली समेशन क्या हुआ है, देखो I की वैल्यू, ठीक है ना, कोई डाउट है, समेशन करके ये 1 अपोन में n, और ये इसको सिंपली हमने क्या क्या है समेशन सम कर सकते हैं, समझ में आया। तो सम कैसे, समेशन देखो क्या होगा, I की वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगी, तो ये V माइनस के I माइनस के 1 VS ऐसे लिख सकते हैं, n की वैल्यू है ना, समझ में आए, ठीक है। I इज इक्वल टू 1 to n है ना, देखो nth लिखना पड़ेगा, तो ये तो आएगा मेरे पास सिंपली, ठीक है, कोई डाउट है तो काफ़ी सिंपल है, हम आसानी से इसका समेशन कर सकते हैं। अब यहीं से भी आप देख सकते हो, नहीं तो इस टर्म से आप देखो, ये देखो ये पूरा कितना है, nth बारी तो हमने ऐड किया है तो V टू द पावर n हो जाएगा, नहीं तो सिंपली आप देखो इस मैंने सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब इस टर्म को ले लो, सिर्फ इन टर्म को लो पहले, ठीक है। अब देखो तो इस टर्म को जब हम लेंगे तो V देखो कितनी बार ऐड हो रहा है, V कितनी बार हो रहा है, n बार ऐड हो रहा है, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो देखो क्या होगा, ये जब हम समेशन करेंगे ना, ठीक है, तो यानी अलग अलग की मैं बात कर रहा हूँ, आप अलग अलग कर सकते हो समेशन, मैंने देखो अंदर अलग अलग कर दिया है, नहीं तो सिंपली आप यहीं से ऐड करके लिख सकते थे, ठीक है ना, इतना करने की आवश्यकता नहीं थी। तो देखो ये n भी आएगा, n बार ऐड किया है, ठीक है, माइनस। अब देखो ये टर्म हमारे पास है ना। अब देखो इसको यदि मैं खोल के लिखूँ, देखो I की वैल्यू 1 लिखूँगा, 0 आएगा, फिर 1 फिर 2 और ये कहाँ तक जाएगा, n-1 तक। तो देखो समेशन करना है, 10th क्लास में हमने पढ़ा था सिंपली, ठीक है। तो टोटल पार्ट 1 प्लस 2 प्लस डैश 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 प्लस के n तक के टर्म गया, तो उसका समेशन क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन में 2। नहीं तो हम यहाँ पर रूल भी लगा सकते हैं, आपने यदि AP पढ़ा अर्थमेटिक सीरीज, ठीक है, समझ में आया। तो ये समेशन मेरे पास सिंपली ये आ गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर n की वैल्यू क्या, n टोटल वैल्यू n-1 हो गया लास्ट टर्म, n-1, यहाँ n-1 करेंगे तो n हो जाएगा, ये अपॉन में 2, ठीक है, सिंपली वही चीज़ है, डिपेंड करता है। तो बेसिक मैथमेटिक्स है, आप कैसे इसको सोल्व करते हो, ठीक है। तो एवरेज वॉल्यूम मेरे पास क्या गया, n की वैल्यू अंदर ले जाएंगे, कट जाएगा, वॉल्यूम माइनस के है ना, ये n-1 VS अपॉन में 2, समझ में आई चीज़ें। अब देखो अब और हमें इसको क्या समझना है, ठीक है। अब देखो जो n है ना हमारे पास, n जो है इट इज़ वेरी लार्ज, n क्या है, n इज़ वेरी लार्ज, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जो n-1 मेरे पास है, इट विल टेंड टू n अपॉन में 2, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं मोल गैस में, तो बहुत सारे मोलिक्यूल्स होंगे ना, तो इट विल n-1 अपॉन 2 विल बी n अपॉन 2। तो इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, V माइनस के n अपॉन में 2, ये लिख लिया सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो n अपॉन में 2 हो गया, तो ये हम जानते हैं कितना होता है, 8 इंटू में m, 8 टाइम्स ऑफ मोलिकुलर मास, तो ये 4 हो गया। तो मेरे पास कितना आ गया एवरेज वॉल्यूम, तो V वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 4n/m, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये मेरे पास देखो आ गया, तो दिस इज द अवेलेबल वॉल्यूम है, ठीक है, समझ में आई बात। तो क्या होगा, तो मैं एवरेज वॉल्यूम जो है इसको मैं कैसे, एवरेज वॉल्यूम का हो या अवेलेबल वॉल्यूम का हो जिसमें मोलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, V माइनस के B, ये मैंने लिखा, ठीक है। तो B मेरे पास क्या है, ये, ठीक है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर n मोलिक्यूल्स, समझ में आया। क्योंकि अब देखो यदि आइडियल गैस होती तो आइडियल गैस में क्या होता,
वी वॉल्यूम में पार्टिकल्स मूव कर सकते थे, ये हो गया क्योंकि उनका कोई पार्टिकल्स जो है स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहे। अब कुछ पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, समझ में आया। तो वो तो स्पेस ऑक्यूपाई कर चुके हैं, तो गैस को फ्रीली मूव करने के लिए अब तो वॉल्यूम कम ही बची हुई, गैस की तो वॉल्यूम कम हो गई ना, समझ में आया। तो कितनी कम हो गई, कुछ कम हुई होगी, तो वो माइनस के बी है। तो दिस इज द ट्रू वॉल्यूम, ये अवेलेबल वॉल्यूम है, समझ में आया। यदि पार्टिकल्स का कोई उस पे वो वॉल्यूम ही नहीं होता तो सिंपली वी लिखते, अब वो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो उसमें से कुछ घटाना पड़ेगा हमें, ठीक है ना, समझ में आया। तो बी को एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहा गया है, ये वॉल्यूम जो हमने एक्सक्लूड की है, घटाई है, और वो कितनी होती है, बी इज इक्वल टू 4NVM, ठीक है, यानी 4 टाइम्स द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो ये तो टोटल वॉल्यूम होगी ना एक्चुअली गैस की, ठीक है ना, 4 टाइम्स द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स या एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस हम कहेंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम कितनी है Vm, और तो गैस की उसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स की मल्टीप्लाई हो रही है, तो टोटल वॉल्यूम हो गया, तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, वॉल्यूम जो होगी, एवरेज वॉल्यूम जो आई है, अवेलेबल वॉल्यूम का है वी माइनस के बी, बी एक्सक्लूडेड आ गया, हमने बी मान लिया, इट इज सम कांस्टेंट, ठीक है। और यदि n नंबर ऑफ मोल्स के लिए बात करें तो क्या होगा, ये n नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये अब वो वॉल्यूम है जो अवेलेबल है, ठीक है, समझ में आई बात। तो दिस इज द अवेलेबल वॉल्यूम फॉर मोलिकुलर मोशन। अब हम बात करेंगे वॉन डर वाल इक्वेशन को पूरी तरीके से, कैसे हम अप्लाई करेंगे बोथ करेक्शंस, ठीक है ना। क्या करेंगे करेक्शंस, देखो आइडियल गैस है ना, और अवेलेबल वॉल्यूम, तो हमारे पास देखो क्या होगा, तो यही तो है आइडियल गैस, और ये अवेलेबल वॉल्यूम इज इक्वल टू μRT। अब ये तो है, इसमें करेक्शन कर दिया, अब आइडियल गैस में हमने करेक्शन करके अपनी रियल गैस इक्वेशन बना ली ताकि वो सभी के लिए वैलिड हो एट ईच टेम्परेचर। तो ये P प्लस के A म्यू स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है, और ये V माइनस के म्यू बी इज इक्वल टू μRT, ठीक है ना, म्यू नंबर ऑफ मोल्स हो गया, एक मोल के लिए तो म्यू की वैल्यू 1 हो गई सिंपली, ठीक है। तो वंडर वाल कांस्टेंट ए और बी को हम क्या बोलते हैं, वंडर वाल कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना। और ये फॉर एक गैस के लिए, फॉर अ गिवन गैस, ठीक है ना, फॉर अ गिवन गैस ए और बी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, ठीक है, एज्यूम टू बी कांस्टेंट फॉर अ गिवन गैस एट ऑल टेम्परेचर्स। डिफरेंट गैसेस के लिए क्या होंगे, डिफरेंट होगी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, समझ में आई चीज़ें, ठीक है। तो सिंबल जो ए था इंटरमोलिकुलर, इट इज़ अ मेजर ऑफ इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन या अट्रैक्शन कांस्टेंट, ए मेजर ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है, दिस इज इट्स यूनिट। बी हम जानते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, और वेयर बी इज 4 टाइम्स द टोटल वॉल्यूम या एक्चुअल मोलिकुलर वॉल्यूम का, ठीक है, समझ में आया, टोटल 4 टाइम्स ऑफ द एक्चुअल मोलिकुलर वॉल्यूम, है ना, समझ में आई चीज़ें, तो ध्यान रखना। तो ये था हमारे पास डेरिवेशन ऑफ वंडर वाल गैस, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिस्कशन ऑफ वंडर वाल्स इक्वेशंस, है ना, थ्योरेटिकली एज वेल एज वी विल कंपेयर एक्सपेरिमेंटली। तो हम कर्व बनाएंगे, इस इक्वेशन को ना प्लॉट करके कर्व बनता है थ्योरेटिकल कर्व, फिर उसको हम एक्सपेरिमेंटल कर्व से कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, कि जो इक्वेशंस हमें वंडर वाल ने दी है क्या वो एक्सपेरिमेंटली भी मैच कर रही है या नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास वंडर वाल इक्वेशन है जो हमने अभी प्रूव किया फॉर 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है। प्रेशर के टर्म्स में मैं इसको लिखना चाहता हूँ, तो देखो क्या करो, इसको सिंपली डिनोमिनेटर में ले गया और ए अपॉन में वी स्क्वायर माइनस में आ गया, ठीक है। अब देखो सिंपली क्यूबिक फॉर्म में लिख लिया हमने इसको, ठीक है। अब क्यूबिक फॉर्म में क्यों लिखा, ताकि हम देखो ग्राफ प्लॉट कर सके, समझ में आया, क्या प्लॉट कर सके ग्राफ। अब जैसे सपोज हमारे पास क्यूबिक फॉर्म एक्चुअली में हो जाएगा, जैसे अल्फा एक्स क्यूब प्लस के बीटा एक्स स्क्वायर हमारे पास, तो इट सीम्स पेन इज नॉट वर्किंग, ठीक है, तो गामा एक्स, ठीक है, प्लस के सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, क्यूबिक इक्वेशन हो गई, ठीक है ना, समझ में आया। तो इस क्यूबिक इक्वेशन को हम जानते हैं, इसके रूट्स होते हैं, 3 रूट होंगे, तो उसी तरीके से जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम प्लॉट करते हैं तो वैसे ही हमने इसको प्लॉट करना है। तो ये क्यूबिक इक्वेशन होती है, ठीक है ना। अब अब इसको देखो आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो यदि हम इसको क्या ले, एलसीएम ले लो, तो हमारे पास देखो एलसीएम क्या आएगा, यही तो आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कितना आएगा, RT वी स्क्वायर, यहाँ ये क्या आएगा, ये V माइनस के B, ठीक है। और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड, तो ये P V माइनस के B V स्क्वायर इज इक्वल टू RT V स्क्वायर माइनस के A V माइनस के B, ठीक है, कोई डाउट है। तो हम इसको अब क्या करेंगे, ओपन कर लिया, ये देखो PV क्यूब माइनस के PB V स्क्वायर इज इक्वल टू RT V स्क्वायर माइनस के A V माइनस के B। तो देखो PV क्यूब, ठीक है, अब V स्क्वायर यहाँ भी, V स्क्वायर यहाँ भी, इधर हम लेकर आ गए इसको, ठीक है। तो आप पे माइनस के PB और ये माइनस के RT, ये मेरे पास सॉरी प्लस का होगा V स्क्वायर,
और ये इधर आके प्लस ए वी माइनस के बी इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आ गया, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम क्यूबिक फॉर्म में भी, क्वाड्रेटिक फॉर्म में भी, और ये सिंगल फॉर्म है ना, लीनियर फॉर्म में आ गया। तो ये मेरे पास क्या आ गया, पावर की फॉर्म में हमने इसको वन डर वॉल इक्वेशन को लिख लिया। तो इसके रूट्स कितने होंगे, 3 रूट्स होंगे इसके, ठीक है। कितने रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे, समझ में आया। तो ध्यान रखना, तो क्यूबिक इक्वेशन है वॉल्यूम में, इट विल हैव 3 रूट्स, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखो, देखते हैं हम पहले इसके क्या क्या है। पहला तो क्वाड्रेटिक जो वंडर वॉल इक्वेशन है क्यूबिक इन नेचर है, समझ में आया। इसका मतलब हो गया कि फॉर ईच पेयर ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, है ना, प्रेशर और टेम्परेचर के लिए 3 रूट्स कहने का मतलब होगा 3 वैल्यू आएगी वॉल्यूम की, समझ में आया। क्योंकि क्यूबिक है किसमें, वॉल्यूम में है ना, तो वॉल्यूम की कितनी वैल्यू आएंगी, 3 वैल्यू आएंगी वॉल्यूम की, किसके लिए, फॉर गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। इट विल हैव 3 वैल्यूज, चाहे तो सारी तीनों रियल होंगी, 1 रियल होगी या 2 इमेजिनरी होंगी। तो रियलिटी में होता ही है कि चाहे तो उसकी मतलब जो आती है तो 3 रियल वैल्यूज आती हैं, ठीक है, और या 1 रियल आती है और 2 इमेजिनरी आती है, ध्यान रखना, ठीक है। समझ में, यही पॉसिबिलिटी इसके लिए पॉसिबल है। तो एट लो टेम्परेचर 3 पॉजिटिव रियल रूट्स एग्जिस्ट ओवर अ रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ पी। तो लो टेम्परेचर पर तीनों वॉल्यूम की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है, वॉल्यूम जो होती है रियल वॉल्यूम आती है, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, रूट्स जो होते हैं दे अप्रोचेस वन अनदर और दे बिकम इक्वल एट टी इज इक्वल टू सी, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर। अब आपको आगे ये कैसे मैं बात कर रहा हूँ ये, ठीक है। तो यदि आप ध्यान से देखो तो ग्राफ जो होता है थ्योरेटिकल ग्राफ मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए, ठीक है, तो लो वॉल्यूम देखो, लो टेम्परेचर की फॉर दिस गिवन टेम्परेचर में वो फॉर गिवन प्रेशर लिया, फॉर गिवन प्रेशर ये, और टेम्परेचर मैंने कितने लिया, 13.1 डिग्री सेल्सियस। तो मैं यदि ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो वो ये मेरे पास क्या है, वॉल्यूम है। तो कितनी जगह कट कर रही है, 1 2, और ये कितनी जगह कट कर रही है, 3। तो 3 रियल रूट्स आ गए, यानी 3 वैल्यू आ गई किसकी, वॉल्यूम की, एट लो टेम्परेचर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ऊपर की तरफ, ठीक है, आप ध्यान से देखो, है ना, तो एट लो टेम्परेचर 3 रियल रूट्स हैं, ठीक है, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब ध्यान दो, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रूट्स एक साथ अप्रोच करने लगते हैं, ठीक है। अब देखो कहने का मतलब मेरा ये है, अब जैसे जैसे देखो टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ती है ना, तो हमारे पास सिर्फ ये यहाँ पे इस पे एक ही पॉइंट पे, ठीक है ना, आप जैसे ऊपर फर्दर इंक्रीज करोगे, 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है, फिर 1 आएगी। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर ना, इस पॉइंट पर, ठीक है, फॉर अ गिवन प्रेशर, ठीक है, और टेम्परेचर 31.1 डिग्री है। इस उस पीस मतलब एक टेम्परेचर होता है जिसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं और क्रिटिकल प्रेशर बोलते हैं, जहाँ पर वॉल्यूम सिर्फ एक आती है, क्या होती है वो, क्रिटिकल वॉल्यूम, ठीक है। ये क्रिटिकल प्रेशर क्रिटिकल टेम्परेचर हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो इस पॉइंट पर सिर्फ ये एक ही जगह कट करता है, समझ में। तो मैं इस टेम्परेचर के लिए ले रहा हूँ, 31.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की मैं बात करूँ सिर्फ। जब इस पर आप देखोगे ना, तो देखो यहाँ कट कर रहा है सिर्फ, और कहीं कट नहीं करेगा। ये देखो आगे फर्दर चला गया, ठीक है। वो टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इस टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है जहाँ पे सिर्फ तीनों वैल्यू कोइंसाइड करेगी, ठीक है। आप फिर आगे आप इसको एक्सटेंड करते रहो तो एक ही वैल्यू हमें मिलती है जनरली। तो अबाउट TC ओनली 1 रियल रूट एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ प्रेशर, इम्प्लाइंग दैट नो कंडेंसेशन कैन ऑकर इन दिस रीजन, ठीक है। अब ये क्यों ऐसा होता है वो अब आप प्रीवियस लेक्चर में भी हमने एंड्रूज कर्व जब समझाया था, तो एंड्रूज कर्व जो है वो एक्सपेरिमेंटल कर्व होता है वंडर वॉल गैस के लिए, ठीक है। तो वहाँ मैंने इसको बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाया। तो बस यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट यही था कि जो वंडर वॉल इक्वेशन है, जो थ्योरेटिकली जब हम उसको आप डिपिक्ट करते हैं तो 3 क्यूबिक रूट्स होते हैं, ठीक है। तो लो टेम्परेचर पर 3 रियल रूट्स आ गए, जैसे जैसे टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है तो एट क्रिटिकल टेम्परेचर कोइंसाइड करते हैं और एक ही रियल रूट हमें मिलता है, समझ में आया। अब देखो लिमिटिंग बिहेवियर की यदि बात करें तो देखो हमारे पास क्या है, ये तो है P इज इक्वल टू RT अपॉन में V माइनस बी, ठीक है, माइनस के अपॉन में V², ये था। अब देखो फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ P के लार्ज वैल्यू के लिए प्रेशर क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ V, है ना, V की वैल्यू बहुत ही लार्ज, आप इस डिनोमिनेटर में ना ये बहुत ज़्यादा वैल्यू ले लो, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो प्रेशर तो बहुत कम होगा ही, तो V जब इनफाइनाइट होगा प्रेशर बहुत कम होगा। ये लिमिटिंग बिहेवियर में बताएगा कि वॉल्यूम कम होने पे प्रेशर, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होने पे प्रेशर ऑलमोस्ट कम होगा। और जैसे जैसे वॉल्यूम B की तरफ बढ़ेगी, है ना, ये V माइनस बी है, व्हेन मोलिकुलर जो वॉल्यूम है, अवेलेबल वॉल्यूम है, इट टेंड्स टू B, ठीक है। तो नीचे ऑलमोस्ट 0 यानी 1/∞ की तरफ बढ़ेगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट प्रेशर वर्सेस P जो प्लॉट होगा, कर्व विल हैव अ कन्वेक्टिविटी अपवर्ड, ठीक है। अब कन्वेक्टिविटी अपवर्ड कहने का मतलब देखो कि इसका मतलब देखो क्या हो गया कि V, अब हम इसको यहाँ पे आप इसको सिंपली देख सकते हैं कि ये, ठीक है, ये जो कन्वेक्टिविटी देख रहे हैं ना कर्व की, ये एट लोअर प्रेशर, ठीक है ना,
जैसे जैसे प्रेशर, हाँ सॉरी, एट लोअर वॉल्यूम हम देख सकते हैं व्हेन वॉल्यूम टेंड्स टू बी, ठीक है ना, व्हेन वॉल्यूम टेंड्स टू बी हमारे पास, ठीक है। तो इन दिस केस जो कन्वेक्टिविटी आने लगती है, दिस वन, आर यू सीइंग दिस वन, ठीक है। वी कैन नॉट बी लेस देन बी, जो वॉल्यूम है इट कैन नॉट बी लेस देन बी, ठीक है, एज दिस विल लीड टू नेगेटिव वैल्यूज ऑफ प्रेशर विच इज़ नॉट फिजिकली एक्सेप्टेबल, ये भी है ना। तो वॉल्यूम जो है आप देखो कितना नेगेटिव, अब मान लीजिए यहाँ किस पर्टिकुलर प्रेशर के लिए वॉल्यूम कितना गया है, ये गया है मान लो, तो इससे कम नहीं जाएगा बिल्कुल भी, ठीक है, इससे कम बिल्कुल भी नहीं जाएगा, समझ में आई चीज़ें। तो ये तो टेंडेंसी, वो टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ वंडर वॉल इक्वेशन, तो ये जो हमारे पास है ना ये थ्योरेटिकल कर्व है, ठीक है, ये क्या है थ्योरेटिकल कर्व, और ये क्या है एक्सपेरिमेंटल कर्व। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो जो वैलिडिटी है वंडर वॉल इक्वेशन की रियल गैसेस के लिए हम कंपेयर करके पता कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटल डाटा के साथ, ठीक है। तो जो थ्योरेटिकल प्रेशर वॉल्यूम कर्व्स एट वेरियस टेम्परेचर्स आर प्लॉटेड यूजिंग द वंडर वॉल इक्वेशन, ये थ्योरेटिकल जो है ये वंडर वॉल इक्वेशन से हमने किया है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए आता है। आप देखो ऑलमोस्ट देयर इज अ सिमिलैरिटी, है ना भाई, वंडर वॉल गैस से हमने कर्व निकाला, ये आया, हमने कार्बन डाइऑक्साइड से प्रेशर वॉल्यूम कर्व निकाला, तो ये आया, तो ऑलमोस्ट क्या है सिमिलैरिटी है। अब सिमिलैरिटी है लेकिन देयर आर सम पॉइंट्स वेयर सम डिफरेंसेस इज स्टिल देयर। क्या डिफरेंसेस है, आप देखो हाई टेम्परेचर की यदि मैं बात करता हूँ, हाई टेम्परेचर पर देखो कर्व इज ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है ना, ये देख सकते हैं, ये जो कर्व देख रहे हैं ना ये वाला, ये भी तो एट 48 डिग्री 50 डिग्री कर्व इज ऑलमोस्ट सिमिलर। लोअर टेम्परेचर्स पर जैसे 31 डिग्री 21.5 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है थ्योरेटिकल कर्व में देखो इस तरीके से ओसिलेशंस है, ये है, ठीक है, ओसिलेशंस इज देयर, ये ओसिलेशंस है, समझ में आप, ये आप देख रहे हो ओसिलेशंस इज देयर, ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल कर्व में नहीं है, इन एक्सपेरिमेंटल कर्व स्ट्रेट लाइन इज देयर, समझ में आई चीज़ें, ठीक है। तो एक डिफरेंस हमारे पास ये है। अब देखो ये ऐसा है क्यों, उनको चीज़ों को समझते हैं। तो जो थ्योरेटिकल कर्व है बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम इज नॉट एक्जैक्टली सिमिलर टू एक्सपेरिमेंटल कर्व ऑफ CO2 ऑब्टेन्ड बाय एंड्रूज, लेकिन सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है यदि आप देखो तो, ठीक है ना, समझ में आया, लेकिन एग्जैक्ट सिमिलर नहीं, नॉट एग्जैक्टली सिमिलर, ठीक है। तो की डिफरेंसेस देखो क्या है, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ में देयर इज अ हॉरिजॉन्टल पोर्शन रिप्रेजेंटिंग लिक्विफिकेशन, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये हॉरिजॉन्टल प्रेशर पोर्शन जो है लिक्विफिकेशन शो करता है। अब मान लीजिए मेरे पास देखो ये वॉल्यूम हो गई, ठीक है, आप इस डिक्रीज करो वॉल्यूम को, तो मैं P से Q पॉइंट पर जब गया तो गैसियस स्टेट में है, ठीक है, फिर यहाँ पर फिर मैं इस फर्दर डिक्रीज किया वॉल्यूम, ठीक है, और प्रेशर क्या है कांस्टेंट है, तो इस फेज में क्या है मेरे पास लिक्विड और वेपर फेज में मेरे पास गैस प्रेजेंट होती है, और R पॉइंट पर पूरी तरीके से क्या हो जाती है लिक्विफाई हो जाती है। क्यों, क्योंकि देखो मैं क्या कर रहा हूँ वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा हूँ एट कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम इतनी ज़्यादा कम कर दी, इतनी ज़्यादा कम कर दी, पार्टिकल्स इतने पास आ गए कि लिक्विफाई हो गए, है ना। मैं वॉल्यूम कम कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। अब देखो प्रेशर देखो, ध्यान देखो बढ़ रहा है, प्रेशर भी तो बढ़ रहा है, तो P से Q तक क्या हुआ, वॉल्यूम मैंने कम की और प्रेशर मैंने बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, प्रेशर लगा रहा, पार्टिकल्स पास आ गए, तो लिक्विफिकेशन होना स्टार्ट हो गया। क्या हो गया गैस का लिक्विफिकेशन, तो क्यों पॉइंट पर लिक्विफाई होना स्टार्ट हो गया, सम वेपर्स आ गए गैस में, ठीक है। तो इस पॉइंट पर आते थे कुछ लिक्विड्स में कुछ वेपर्स भी हैं, मतलब कुछ गैसेस फॉर्म भी है और लिक्विड भी है, और फिर और देखो यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर पर मैं फिर और वॉल्यूम कम कर रहा हूँ, इतना कम कर दिया वॉल्यूम कि गैस ऑलमोस्ट क्या हो गई लिक्विफाई होगी, तो R पॉइंट पर ऑलमोस्ट गैस लिक्विफाई होगी। अब इनकम्प्रेसिबल है, अब वो गैस को मैं कंप्रेस नहीं कर सकता, बहुत कम कंप्रेस होती है। तो आप यार देखो तभी तो स्टीप का आ रहा है ना, तो देखो वो वॉल्यूम में ऑलमोस्ट ना के बराबर डिफरेंस आता है ना, इन दो पॉइंट के बीच में देख लो कि प्रेशर देखो कितना ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन वॉल्यूम में देखोगे तो आप बहुत ही कम डिफरेंस है, तो ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल हो जाती है गैस। तो इस केस में यहाँ पर क्या है गैस लिक्विफाई हो चुका है टोटली, ठीक है। तो ये है, तो हमने क्या जाना कि भाई एक्सपेरिमेंटल कर्व में हॉरिजॉन्टल लाइन्स है, दो हॉरिजॉन्टल लाइन्स डिपिक्ट लिक्विफिकेशन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है जो लिक्विफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। थ्योरेटिकल कर्व में हॉरिजॉन्टल पोर्शन एब्सेंट है, इंस्टेड है क्या मैक्सिमा एंड मिनिमा है, आप देख सकते हो ये है ना, तो ये है सम मैक्सिमा एंड सम मिनिमा इज देयर, ठीक है। आप देखो ये मैक्सिमम पॉइंट होगा, यहाँ मिनिमम पॉइंट होगा, ठीक है, तो ये है, ठीक है। तो सम दीज मैक्सिमम पॉइंट्स एंड मिनिमम पॉइंट्स आर देयर और आई वुड से सम ऑसिलेशंस आर देयर, ठीक है ना। ऑसिलेशंस कहने का मतलब वो वाले ऑसिलेशंस नहीं है ना, ठीक है। अब देखो ये हो गया, तो एसोन इन द कर्व ABCD, वो ये ABCD कर्व में आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, ABCD कर्व में सम ऑसिलेशंस आर देयर और इसमें हॉरिजॉन्टल पोर्शन इज देयर, तो दिस इज जस्ट द डिफरेंस, अदरवाइज दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्योरेटिकल कर्व, थ्योरेटिकल कर्व को का एक्सप्लेनेशन हम कैसे देखें, अब देखो हम 13.1 डिग्री वाला ही ले लेते हैं, है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट तो सारी चीज़ें देखो सिमिलर है, या हायर टेम्परेचर पर भी सारा सिमिलर है। अब ये यहाँ पर लोअर टेम्परेचर पर ये इसमें आप देखो मैक्सिमम मिनिमम आ रहे हैं, यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, तो हमने एक टेम्परेचर ले लिया 13.1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, समझ में आया। अब देखो
तो जो द पोर्शन ए बी रिप्रेजेंट्स द गैसियस स्टेट, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ना ए बी, ये वाला पोर्शन, हम इसको थोड़ा सा ना रब कर देता हूँ। अब देखो ये जो पोर्शन है यहाँ से गैस का है, ए बी है पोर्शन है, ये गैसियस स्टेट में शो कर रहा है। किस में शो कर रहा है? गैसियस स्टेट में, ठीक है। अच्छा ये हो गया मेरे पास गैसियस स्टेट। तो वॉल्यूम कम कर रहे हैं, प्रेशर भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो गैसियस स्टेट में ही है, लेकिन बी पॉइंट पर आने पर कुछ लिक्विफिकेशन भी होने लगता है। तो ए बी रिप्रेजेंट्स गैसियस स्टेट, पोर्शन एफ के रिप्रेजेंट्स लिक्विड स्टेट। अब देखो ये एफ ई, ठीक है, ये मेरे पास एफ ई पोर्शन जो है ये मेरे पास क्या शो कर रहा है? लिक्विड स्टेट शो कर रहा है कि गैस जो है लिक्विड स्टेट में है। सॉरी एफ के, इट हैज़ टू बी देयर समवन, हाँ ठीक है, एफ ई है ना, हाँ तो इट इज़ एफ के है, तो यहाँ पे के एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्या है? लिक्विड स्टेट में। जैसे मैंने आपको बताया था, ये मेरे पास गैसेस स्टेट में है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? लिक्विड स्टेट में मेरे पास गैस आती है, समझ में? अब देखो, ठीक है, लेट मी सी, ठीक है, समझ में आई चीज़ें। तो ये हमारे पास है। तो आप थोड़ा सा देयर इज सम मिस्टेक हियर, ये ई पॉइंट हो गया, और एफ और के कोई पॉइंट आप यहाँ जूम कीजिए, ये क्या हो गया है ना। अब जैसे आप यहाँ पे जूम, जैसे अब ये मेरे पास गैसेस स्टेट में था और आर से यहाँ पर ये बिल्कुल प्रॉपर लिक्विड स्टेट में हो गया, तो ये मेरा पूरा क्या हो गया? लिक्विड स्टेट आ गया, ठीक है। अब मैं यदि एफ और बी को ज्वाइन करता हूँ ना, यहाँ ध्यान से देखना, ठीक है, तो ये मैंने पॉइंट ज्वाइन किया है, ठीक है। तो देखो ए और बी गैसेस स्टेट और एफ और के क्या हो गया? लिक्विड स्टेट में, जैसे हमने अभी यहाँ पर आपको समझाया था, ठीक है ना। और ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन जिसमें पूरा लिक्विड और वेपर फेज में होता है, ये एक्सपेरिमेंटली हमने देखा था, ठीक है। थ्योरेटिकली अभी ध्यान से देखो क्या है कि हमारे पास क्या है, जो पोर्शन है ना बी सी पोर्शन रिप्रेजेंट सुपर सैचुरेटेड वेपर, और पोर्शन ई एफ रिप्रेजेंट्स सुपर हीटेड लिक्विड। तो जो बी सी पोर्शन है ना, ये बी सी पोर्शन ये और ये, ठीक है, सुपर सैचुरेटेड क्यों कहा? क्योंकि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ी प्रेशर भी बढ़ा, ठीक है, वो सॉरी वॉल्यूम बढ़ रही है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो सुपर सैचुरेटेड वेपर है हमारे पास, ठीक है ना। यानी उस वो वेपर्स जब लिक्विड हो गया उसके बाद भी क्या है हमारे पास? वे सम वेपर्स आर देयर। समझ में आया मैं क्या क्या मतलब लिक्विड के ऊपर अब जैसे बॉइलिंग पॉइंट होता है, अब 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या करो? बॉइल कर दो किसी चीज़ को, तो उसके ऊपर भी 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? वेपर में बदल जाता है, ठीक है, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस के बाद भी कुछ लिक्विड तो रहता है, इसको हम सुपर सैचुरेटेड लिक्विड कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या यहाँ पर क्या गैस है, तो गैस इज स्टिल देयर, तो वो सुपर सैचुरेटेड वेपर हो गया मेरे पास, समझ में आया, ठीक है। और ई एफ क्या मेरे पास? सुपर हीटेड लिक्विड कहेंगे हम, समझ में आया क्या कहेंगे? सुपर हीटेड लिक्विड। तो ई एफ रिप्रेजेंट सुपर हीटेड लिक्विड। बोथ ऑफ दीज corresponds टू मेटास्टेबल स्टेट्स एंड डू नॉट occur in Andrews curve which represent states of stable equilibrium। अब कहने का मतलब देखो सिंपल सा ये है कि देखो ये ऑसिलेशन कर्व है ना, ये वाला बी सी हो गया, ई एफ हो गया, ये जनरली एक्सपेरिमेंटल कर्व में ओकर नहीं होते, क्योंकि मेटास्टेबल स्टेट है, बहुत ही कम समय के लिए सुपर सैचुरेटेड और सुपर हीटेड लिक्विड होता है, बहुत ही कम समय के लिए, और सिंपली वो बाद में पूरा टोटली लिक्विड और वेपर फेज में रहता है, ठीक है। तो ये कर्व इसलिए एक्सपेरिमेंटली नहीं दिखता, मेटास्टेबल स्टेट होता है, बहुत ही कम समय के लिए होता है, इसलिए हमें क्या मिलता है? स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है, समझ में। अब देखो सी डी ई, अब सी डी में यदि आप देखो तो वॉल्यूम देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? सी डी वॉल्यूम में देखो, सी से जब हम डी ई की तरफ जाएंगे तो वॉल्यूम क्या हुआ? कम हुआ है, और प्रेशर क्या हुआ? कम हुआ है। तो ऐसा जनरली होता है, तो सॉरी वॉल्यूम बढ़ गया, देखो वॉल्यूम बढ़ गया, सी से ई आने में वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया, और प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। जनरली ऐसा होता है? नहीं होता है, ठीक है। तो जो पोर्शन है ना सी डी, ये थ्योरेटिकली कर्व इंडिकेट्स करता है कि वॉल्यूम शुड डिक्रीज है, प्रेशर डिक्रीज, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है, ठीक है। तो ये कोलैप्सिबल स्टेट है और ये कभी भी रियलाइज्ड नहीं होती इन रियल प्रैक्टिस, समझ में आया? तो हमने अभी क्या जाना, हमने जाना तो ये हमारे पास जो कर्व था ये ऑसिलेशंस के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। तो हमने क्या जाना भाई, देखो ए से बी के लिए तो गैसेस स्टेट में है, ठीक है, ठीक है, और एफ और ई भी गैसेस स्टेट में है, ठीक है ना, और सी डी ये रियलिटी में होती नहीं है सिंपली कर्व, तो क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम शुड डिक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस, ये तो थ्योरेटिकल कर्व ये इंडिकेट कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है रियलिटी में, समझ में आया? तो इस एक्सपेरिमेंटली हम इस लाइन हमें मिलती नहीं है, स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है। तो दीज आर सुपर सैचुरेटेड वेपर एंड सुपर हीटेड लिक्विड, दे आर इन मेटास्टेबल स्टेट, तो एक कम समय के लिए होते हैं, दैट्स व्हाई देयर इज अ स्ट्रेट लाइन, दैट्स व्हाई दे डू नॉट अपीयर इन एक्सपेरिमेंटल कर्व। तो ये थ्योरेटिकल कर्व में तो हमने मैक्सिमम इना देख लिया, और ये हमने जाना भी एक्सपेरिमेंटली क्यों नहीं होकर करते, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन क्यों नहीं? क्योंकि ये मेटास्टेबल स्टेट में है, ठीक है, और ये वाला इसलिए नहीं क्योंकि ये कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है ना।
कोलैप्सिबल स्टेट है, इट कैन नेवर बी रियलाइज्ड इन प्रैक्टिस। अब रिजोल्विंग द अपरेंट डिस्क्रिपेंसी, अब देखो प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ऑफ वॉन डेर वाल्स कर्व हेल्प्स टू रिजोल्व द अपरेंट डिस्क्रिपेंसी विद ऑब्जर्व रिजल्ट्स। क्या देखो मैक्सिमा एंड मिनिमा जो है थ्योरेटिकल कर्व कोरस्पॉन्ड्स टू मेटास्टेबल स्टेट एंड अनफिजिकल स्टेट। तो थ्योरेटिकली वो हमारे पास मैक्सिमा मिनिमा आ तो गए, बट दे आर मेटास्टेबल एंड अनफिजिकल, दैट्स व्हाई दे डू नॉट अपीयर इन एक्सपेरिमेंटल कर्व। एक्सपेरिमेंटल कर्व है हॉरिजॉन्टल लाइन। समझ में आया बात? ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन इन रेड रूल्स कर्व रिप्रेजेंट द स्टेबल इक्विलिब्रियम, और हॉरिजॉन्टल कर्व तो स्टेबल इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज देयर इन द एक्सपेरिमेंटल कर्व। ठीक है। और हायर टेम्परेचर पर बहुत थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल कर्व वो मैच करते हैं, हमने देखा भी है। ठीक है ना, दोनों कर्व जो है हमारे पास, ठीक है, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट हायर टेम्परेचर, दे बिहेव लाइक आइडियल गैस। तो हाई टेम्परेचर पर बिल्कुल प्रॉपरली वो मैच कर रहा है। ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन। ठीक है। तो ये हमारे पास वॉन डेर वाल गैस था, एंड इट एक्सप्लेन्स द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स वेल एट हाई टेम्परेचर एंड ऑल्सो एट लो टेम्परेचर्स, बट एट लोअर टेम्परेचर सम इंटरप्रिटेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है ना, some interpretation is required, so which we have already seen. So this is what it is there in the in this lecture. So we will continue. ठीक है, maybe 4 or 5 lectures are there, and after that thermal physics will be finished. Then we will move to nuclear physics. ठीक है, nuclear and particle physics. If you have any doubt, then you can drop the question in the comment box. I will try my best to answer that. तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।